हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। HPSSC JBT कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाता है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल बताया जाता है। कॉपी पेंसिल साथ में रखा करें। पहला क्वेश्चन है, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। टेक्सटाइल के लिए कॉटन पहले कहाँ उगाया गया था? जल्दी से बताना है। क्या ये इजिप्ट में, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका या फिर भारत में? फ्रेंड्स, कपड़े के लिए कपास की खेती पहली बार भारत में की गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कपास की खेती सबसे पहले सिंधु डेल्टा में हुई थी, यानी कि इंडस सिविलाइजेशंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कपास सबसे पहले कहाँ पाया गया था, और दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो देखिए, भारत में कपास सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? आपका कोलकाता में ये पाया गया था। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? ये नाम याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? फोर्ट, ठीक है, साथ साथ में जरूर लिखा करें, ग्लेस्टर, ठीक है, ग्लेस्टर, ठीक है। फोर्ट ग्लेस्टर में ये स्थापित की गई थी पहली सूती कपड़ा मिल। कब की गई थी? 1818 में की गई थी। और 1854 में मुंबई में बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने HPSSC JBT कमीशन पोस्ट कोड 1075 की बेहतर तैयारी करनी है तो आप इसके लिए ये सारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको नोट्स, MCQs, बेस्ड MCQs, प्रीवियस पेपर, एनालिसिस MCQs, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी MCQs का मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके मॉक टेस्ट, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे टेस्ट आपको अपडेट हो जाएंगे। OMR शीट टेस्ट बहुत बेनिफिशियल रहते हैं आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। घर बैठे आप इन सभी टेस्ट को लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे टेस्ट रहते हैं और ऑफलाइन जो OMR शीट टेस्ट है ये आप घर पे बैठ के लगा सकते हैं। सारी डिटेल के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले व्हाट्सएप करोगे तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और सारा का सारा ये जितना भी कोर्स है कमीशन का, ये एक्सपर्ट्स के अंडर आपको अवेलेबल होता है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। प्रारंभिक ऋग्वैदिक समय में किसको सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया है? जल्दी से बताना है सभी ने अपना आंसर। फ्रेंड्स, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गऊ। साथ साथ में आप अपना आंसर जरूर सोचा करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कौन निगंत नटपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हु इज ऑल्सो नोन एज निगंत नटपुत्र। क्या ये शंकराचार्य, नागार्जुन, गौतम बुद्ध या फिर महावीर? जल्दी से बताना है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महावीर। फ्रेंड्स, निकंठ नटपुत्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञात्रिक कुल का नगन तपस्वी, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। निकंठ नटपुत्र का जो मतलब है, ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि नगन तपस्वी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जिसका उपयोग वर्तमान महावीर के लिए किया जाता है क्योंकि उनका जो जंत्रिक वंश के साथ जनजातीय संबंधता है, ठीक है, यानी कि उनका रिलेशन है, ठीक है। और उनके पिता जंत्रिक वंश के प्रमुख थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। निगंत नटपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो महावीर को ये जाना जाता था, ठीक है। और बाकी तो आपको क्लियर ही है कि आपको चाहे शंकराचार्य जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, नागार्जुन से आए, गौतम बुद्ध से आए, महावीर से आए, जैन धर्म से आए, सिख धर्म से आए, बौद्ध धर्म से आए, ये सारे ही रिलीजियस आपको क्लियर करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। टॉपिक अगर आपको आते होंगे, MCQs पता नहीं होगा, टेस्ट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे टाइम से पहले, तो बहुत कुछ आपका छूट सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट
फ्लोरिश। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपके हमीरपुर बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं। कब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट समृद्ध हुआ? क्या ये शुंग के समय में, सातवाहन के समय में, कुषाण के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण के समय में। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मथुरा कला की, ठीक है, मथुरा कला या फिर आपकी बौद्ध कला की शैली जो मथुरा उत्तर प्रदेश भारत के व्यापार और तीर्थ स्थल में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईस्वी तक फली फूली है, ठीक है। और इसका सबसे विशिष्ट योगदान कुषाण और गुप्त काल पहली और छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इक्ता प्रणाली को किसने नाबूद किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ये बाबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? इक्ता प्रणाली, फ्रेंड्स इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय सत्ता के अधीन छोटी जागीरों को लाने के लिए समाप्त कर दिया था। इसे व्यापक रूप से दिल्ली सल्तनत के तहत एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? क्या ये खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स आपको पता है कि हिंदुस्तानी हिंदी की प्रारंभिक बोली पर आधारित है, जिसे भाषाविद खड़ी बोली कहते हैं और जिसका जन्म दिल्ली में हुआ था। फ्रेंड्स खुसरो ने हिंदी को इसकी पहली खड़ी बोली रचनाएं दी। इसका उपयोग पूरे मुगल साम्राज्य में किया जाता था, विशेषकर उन व्यापारियों द्वारा जिन्हें एक सामान्य व्यावसायिक भाषा की आवश्यकता थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खड़ी बोली। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किसने ढाका में अनुशीलन समिति की रचना की? क्या ये पुलिन बिहारी दास, प्रमथ नाथ मित्र, स्वामी श्रद्धानंद या फिर बारिंद्र कुमार घोष? जल्द से बताइए। देखिए ढाका अनुशीलन समिति की जो स्थापना है 1905, ठीक है, 1905 नवंबर में हुई थी और ये आपका पुलिन बिहार दास के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है। किसके? पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स पुलिन दास को 1913 में वॉरियल कॉन्स्पिरेंसी केस में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो पुलिन बिहारी दास, किसने ढाका में अनुशीलन समिति की रचना की? पुलिन बिहारी दास। फ्रेंड्स मुझे मालूम है कि आपको क्वेश्चंस का जीके लेवल, क्योंकि ये सारा का सारा जीके लेवल जो आपके हमीरपुर बोर्ड ने ही पूछा है, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रही है या नहीं पता लग रहा है, जेबीटी कमीशन ऐसे नहीं निकलेगा अगर आपने इसको इतना लाइटली लेके रखा है तो, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे हम, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जब रॉलेट अधिनियम पारित हुआ तब भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड बेबल? जल्द से बताइए। फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक गवर्नर जनरल थे और मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में, ठीक है। तो कौन थे गवर्नर? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? यानी कि यहां पर बलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम बताना है। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीबियस कॉर्पस। फ्रेंड्स हीबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब क्या होता है? वी मे हैव द बॉडी, वी मे हैव द बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका? फ्रेंड्स ये आपके अदालत द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिसने दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया है और पर्सन की जांच के लिए अदालत में ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश दिया गया है। यदि पर्सन अवैध पाया जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति को उसी टाइम यहाँ पर मुक्त कर दिया जाता है, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसलिए यह रिट अवैध हिरासत के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता की एक दीवार है, यानी कि
बलवक ऑफ पर्सनल फ्रीडम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हेबियस कॉर्पस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ किया जाता है? क्या ये लोकसभा में, संसद के ज्वाइंट सेशन में, या फिर राज्यसभा में? बताना है जल्दी से। फ्रेंड्स, आपको पता है कि राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति पर औपचारिक रूप से इम्पीच्ड यानी कि महाभियोग नहीं लाया जाता है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको पता है कि महाभियोग इसमें लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि इम्पीच्ड इसमें लाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, संविधान में कहा गया कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी तक ये ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन तो सिर्फ राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास? बताना है सभी ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मद्रास। फ्रेंड्स, भारत में नगर निकायों यानी कि म्यूनिसिपल बॉडीज का एक लंबा इतिहास रहा है। इस तरह का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में स्थापित किया गया था। कब? 1688 में। ठीक है, मद्रास में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश को कब भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया? 52 में, 53, 55, 56? फ्रेंड्स, यहाँ पर फोकस करना, भारतीय राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। भाषाई आधार पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि भाषाई आधार पर, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है, भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य 1953, ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश था। ठीक है, जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी से बनाया गया था। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1953। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आर्थिक नियोजन है, क्या ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, या फिर नन ऑफ दिस? यूनियन, राज्य, समवर्ती? बताइए, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पर बात हो रही है इस चीज़ की, आर्थिक नियोजन किस में है? ठीक है, इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो किस में है? जल्दी से बताना है। फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है। कौन कौन सी हैं आपकी? एक आपका यूनियन लिस्ट है, ठीक है, और एक आपका समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट हो गया, और एक आपका है स्टेट, ठीक है, स्टेट लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यूनियन प्लानिंग इज, आर्थिक नियोजन किसमें है? फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची में है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, जो आपकी संघ, समवर्ती, राज्य, यानी कि यूनियन, कंकरेंट एंड स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये? 56 में, 57, 59 या फिर 1961? कब किया गया था? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1956 में ONGC की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापित किया गया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ है? बताइए, क्या ये कृषि में है, औद्योगिक क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में है, या फिर व्यापार क्षेत्र में है? कहाँ पे है प्रच्छन्न बेरोजगारी? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कंपनी के डिवेंचर्स धारी उसके डैश हैं। देखिए, जब भी डिवेंचर्स होल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, इसके लेनदार। ठीक है, कंपनी के डिवेंचर्स धारी उसके लेनदार हैं, यानी कि क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली इज द रिजल्ट ऑफ। देखिए, रिफ्ट वैली डैश का परिणाम है, क्या ये फॉल्टिंग, भूकंप, आसपास के क्षेत्र में तालाबों की उपस्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? रिफ्ट वैली की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड्स, रिफ्ट वैली का मतलब क्या है? रिफ्ट वैली एक निचला क्षेत्र है जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने या फिर दरार का निर्माण करती है। ठीक है, रिफ्ट वैली भूमि और समुद्र के तल दोनों पर पाई जाती है, जहां में समुद्र तल के फैलने की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर जल्दी से
यानी कि फॉल्टिंग, ठीक है। रिफ्ट वैली का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रिफ्ट वैली क्या होती है? दरार, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डायटमस निम्नलिखित में से किस जीवों में से किस प्रकार का है? डायटमस निम्न में से किस जीवों में से किस प्रकार का है? किस प्रकार का है जी ये? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिसेल्युलर एल्गी टाइप का ये, एक कोशिकीय शैवाल टाइप का ये डायटमस। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, देखिए डेली साइंस की जब भी बात होगी, जनरल साइंस की, आपको एक साल की जनरल साइंस तो पढ़नी पड़ेगी, जो फैक्ट क्वेश्चंस होंगे, जो अदर एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ से हाईलाइट क्वेश्चंस पिक किए जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा है, कलेक्शंस नहीं है, ठीक है, पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जितने ज़्यादा टेस्ट आप लगाओगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो व्हाट्सएप पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए जल्दी से। और ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हडसन नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक पर्यावरणीय स्तर है। देखिए जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, लेयर्स क्वेश्चंस की, ये सारी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, और इन लेयर्स की जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर चलो आपने पढ़ लिया लेकिन उसका टेस्ट नहीं लगाया, एमसीक्यू सेट नहीं देखा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं, तो इसी तरह की हमारी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना यहाँ पर। 140 क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रॉपोस्फेयर। तो आपको सिंपली करना क्या है, जेबीटी कमीशन का फुल एक्सेस कोर्स आपने लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप टाइम से पहले कर लेना, टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे। और अगर आपने फ्री टेस्ट लगाने हैं, घर बैठे फ्री टेस्ट लगाने हैं जेबीटी कमीशन के लिए, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। लेकिन फ्री टेस्ट के लिए यहाँ पर कुछ ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रहती हैं। आपको पता है कि सब कुछ हम फ्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।